हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा क्लासेस। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। हमने 2025 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच स्टार्ट कर दिया है और आई होप आप लोग सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और बहुत ही ज़्यादा मैं आपको आगे का लेक्चर नहीं दूंगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। अगर आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट है तो प्लीज़ हमसे जुड़कर अपनी अपनी तैयारी में एक और चीज़ ऐड कीजिए, वो है रिवीजन करिए, जिससे आपने जितना भी जो कुछ भी पढ़ा होगा वो आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम टाइम पे आप कंटिन्यू जब उसका पढ़ाई करते रहेंगे तो बस, अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट है तो रिवीजन के लिए हमसे जुड़िए। और आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं है, उसके लिए भी आप हमसे जुड़िए। आपके पास नोट्स नहीं है तो उसके लिए आप हमसे जुड़िए। और अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कुछ भी तैयारी में आपको कोई थोड़ी सी भी दिक्कत होती तो भी आप हमसे जुड़िए। बस आप हमसे जुड़िए और एक बार आप देखिए कि आपको यहाँ क्या मटेरियल मिल रहा है, क्या आपको हेल्प मिल रही है, क्या किसकी सहायता से आप, हमारी सहायता से आप और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपने आप को। आप बस ये देखिए। तो चलिए ठीक है, छोटे से इंट्रो के बाद, मैं हूँ डॉक्टर अलका। मेरा पीएचडी और यूजीसी नेट और एमपी सेट, मैंने ये तीनों चीज़ें क्वालिफाई की हुई हैं, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए सक्षम हूँ। तो आज हम अपने यूनिट का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हम आज इस टॉपिक के बाद, हमारा जब ये टॉपिक हो जाएगा उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपना एमसीक्यूज़। हम यही अपना एक पैटर्न बना के चलेंगे कि हमारे जब यूनिट्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ उन मैटर उन मतलब कॉन्सेप्ट्स को लेके करेंगे जो हमने अभी पढ़ लिया है, जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, जो यूजीसी नेट में पूछा गया था, जो एमपी सेट में पूछा गया है, और जो अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे और एक आध क्वेश्चंस अगर हमें ऐसा लगेगा कि ऐसी बनने की संभावना है तो हम उन क्वेश्चंस को भी लेंगे। तो चूंकि हमारे यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं ये यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता है कि देवनागरी लिपि से, देवनागरी लिपि पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि लिपि क्या होती है। लिपि होती है कि जैसे हम जब कोई भाषा बोलते हैं तो वह मौखिक होती है, लेकिन उसी भाषा को अगर हमें संप्रेषित करना हो किसी अन्य व्यक्ति से जो हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं है, पर हमें उस तक अगर कोई मैसेज या कोई सूचना पहुंचानी है तो उसके लिए हमें एक लिपि की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपने विचारों का, अपनी हम जो बातें सोच रहे हैं उस तक पहुंचा सके। इसलिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। दूसरा, हमें लिपि की आवश्यकता इसलिए भी होती है ताकि हमारे जो आज के विचार हैं वो आगे समय तक, आगे आगे कई पीढ़ियों तक वो विचार हमारे सुरक्षित रह सकें। वो हमारी जो हमने खोज की है, जो हमने शोध किए हैं, वो आगे की पीढ़ियों को हस्तांतरित की जाए, इसलिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो हम समझते हैं कि लिपि का विकास कैसे हुआ। तो जो लिपि का विकास है उसमें हमें 6 प्रकार की लिपियां मिलती हैं। एक तो मिलती है चित्र लिपि, एक तो मिलती है सूत्र लिपि, एक तो मिलती है प्रतीकात्मक लिपि, फिर मिलती है हमें भाव लिपि, फिर हमें मिलती है भाव ध्वनि मूलक लिपि और मिलती है ध्वनि लिपि। ऐसे करके हमें 6 प्रकार से मिलती हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से आपसे कभी हो सकता है पूछा जाए कि विकास के क्रम में कितनी लिपियां प्राप्त होती हैं, तो आप बताएंगे कि 6 प्रकार की लिपियां प्राप्त होती हैं, जिसमें से प्रमुख कौन कौन सी हैं। प्रमुख है चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। इनमें चित्र लिपि में क्या है? चित्र लिपि में चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं, अपने विचारों को संप्रेषित किया जाता था। प्रतीक लिपि में क्या किया जाता था? प्रतीक बनाते थे, उसके माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, जैसे कि अगर युद्ध हो रहा है और युद्ध में अगर सफ़ेद झंडा अगर ऊंचा कर दिया गया है तो उसका मतलब था युद्ध विराम। भाव लिपि में हमारे जो इमोशंस होते थे, जो हमारे अंदर के भाव होते थे, उनको हम लिपियों में बांधते थे, लिपियों में लिखते थे। और ध्वनि लिपि जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्वनि लिपि में हमने क्या किया? ध्वनि लिपि में हमने जो हमारे मुख विवर से जो ध्वनियाँ निकली उनके लिए हमने एक
एक जो वर्ण है या एक संकेत हमने स्थापित कर दिया। अब ध्वनि लिपि के उदाहरण क्या है? देवनागरी, रोमन, अरबी आदि। ये येलो कलर इसमें समझ में नहीं आ रहा, वेट अ मिनट, ये लगा के देखते हैं, ये आता पिंक, हाँ पिंक, ठीक है। हाँ, तो ध्वनि लिपि के दो भेद हैं, एक है अक्षरात्मक और दूसरी है वर्णनात्मक। अक्षरात्मक लिपि क्या है? भारत की लिपि जो अक्षरों में लिखी जाती है वो है अक्षरात्मक। और रोमन लिपि क्या है? जो अंग्रेजी जो लिपि होती है, जो वर्ण में लिखी जाती है, वो वर्णात्मक रोमन लिपि है अंग्रेजी। पर अक्षरात्मक और वर्णात्मक दोनों लिपियों में वर्णात्मक लिपि अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। ये एक पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा, जो कि हमारी लिपि के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी है तो वैज्ञानिक, इसलिए हमें याद रखनी पड़ेगी। फिर हमें ये जो लिपि है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो जैन समाज था, जैन धर्म था, जैन धर्म की एक पुस्तक है पन्नवर्णा सूत्र। पन्नवर्णा सूत्र में 18 भारत की 18 लिपियों का और बौद्धों की संस्कृत पुस्तक में ललित विस्तार नाम की जो पुस्तक है उसमें 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है। जैन में और बौद्ध में, इन्हीं दोनों पुस्तकों में हमें लिपियों का विवरण मिलता है। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किस धर्म में या किस समाज के साहित्य में हमें लिपियों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा जैन और बौद्ध। ये तो मुश्किल है कि पूछा जा सके, ये ललित विस्तार और आपका पर्णवर्णा सूत्र, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किस साहित्य में, किन समाज के साहित्य में या किन धर्मों के साहित्य में हमें लिपियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब जो हमारा भारत है, हमारे भारत में जो सबसे प्राचीन लिपि है वो है सिंधु लिपि। देखिए, भारत में ना 3 लिपियां थी। एक तो थी सिंधु लिपि, एक थी खरोष्ठ लिपि और एक थी ब्राह्मी लिपि। हम आगे उसको पढ़ेंगे। सम्राट अशोक के समय पे जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि बताया गया। देखिए, यहाँ लिखा है ना, भारत की सबसे प्राचीन लिपि सिंधु, तो एक लिपि सिंधु हो गई, एक लिपि ये ब्राह्मी हो गई, एक लिपि अभी हम आगे और पढ़ते हैं वो है खरोष्ठी लिपि। तो चूंकि सिंधु और खरोष्ठी लिपि हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ब्राह्मी लिपि। तो फिर देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? देवनागरी लिपि का विकास पढ़ते हैं हम आगे। देवनागरी का लिपि का विकास भारत प्रमुख 3 लिपि विद्वान रही, मैंने आपको बताई, सिंधु, खरोष्ठी, ब्राह्मी। सिंधु और खरोष्ठी देवनागरी से संबंधित नहीं है, लेकिन ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि देवनागरी से संबंधित है, क्योंकि देवनागरी कहीं ना कहीं से ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। इस लिपि का प्राचीनतम नमूना पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए कि जो ब्राह्मी लिपि का नमूना है वो पिपराला के स्तूप से आप याद रखिएगा। स्तूप किसके होते हैं? हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में स्तूप का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन स्तूप का जिक्र किसमें है? बौद्धों में। तो पिपराला के स्तूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बौद्ध धर्मों का संबंधित रहा होगा। तो इसका प्राचीनतम नमूना पिपराला के स्तूप, जो कि बस्ती में है, और अजमेर के बड़ली गांव में हमें मिलता है। और जो सबसे प्राचीन नमूना है, अगर ये दोनों ना आए तो आप बताएंगे सम्राट अशोक के समय में। ठीक है, अब क्या है इस लिपि की क्या मतलब खासियत है? ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती, जैसे हमारी जो हम हिंदी लिखते हैं अभी, खड़ी बोली हिंदी, वो कैसे लिखते हैं? बाईं से दाईं की ओर। तो ये देवनागरी की विशेषता है। यह प्राचीन, ये यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है राष्ट्रीय की स्पेलिंग, यह भारत की राष्ट्रीय प्रधान लिपि है। राष्ट्रीय प्रधान लिपि है ये भारत की, जिसको संविधान ने राजलिपि का दर्जा दिया हुआ है। संविधान ने क्या किया है? इसको राजलिपि का दर्जा दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये हमें संविधान में लिपि और अपनी खड़ी बोली जो हिंदी है उसके लिए संविधान से ये दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जो
भाषाएं या बोलियां हैं जो कि हिंदी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। तो ये है आपकी मराठी है, नेपाली है, हिंदी है, संस्कृत है, पाली है, कोंकणी है, सिंधी है, कश्मीरी, गढ़वाली, बोडो, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, डोगरी, खस, बुंदेली इत्यादि बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इस लिपि का प्रचलन 8वीं सदी से 10वीं सदी के आसपास माना जाता है। 12वीं सदी तक यह स्थापित हो चुकी थी। इस लिपि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो राष्ट्रकूट, देखिए एक होता है प्राचीन, एक होता है प्राचीनतम। प्राचीन साहित्य प्राचीन हमें उल्लेख कहाँ मिल रहा है? सम्राट अशोक के समय में। और प्राचीनतम मतलब उससे प्राचीन हमको मिल रहा है राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग के दानपत्र में मिल रहा है। उस समय मतलब कौन सी सदी मिल रही है हमको? ये 8वीं सदी के आसपास मिल रहा है, सामानगढ़ के दानपत्र में मिलता है। अब देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो गुजरात के राजा जयभट्ट, जो कि 7वीं 8वीं सदी के एक शिलालेख में भी हमको मिलता है। और अब हम अगर चाहें तो जो ये हमारी लिपि है इसको हम अगर हम इसके इतिहास को देखें तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है ये प्रागैतिहासिक काल, एक होता है हमारा बौद्ध काल, एक होता है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है बहुत ही आगे का, जिसका हमको अभी प्रॉपर कोई हमारे पास अभी साक्ष्य नहीं है इतिहास में। तो उसको हम ले लेते हैं वैदिक काल से 6वीं सदी ईसा पूर्व तक ले लेते हैं, ठीक है, तब तक। और फिर दूसरा जो बौद्ध काल है ये हमें जानकारी है, तो जब ब्राह्मी लिपि गोल आकार लेने लगी, बनावट की बात की गई है। और गुप्त काल में जिसमें बाद में ब्राह्मी लिपि आधुनिक लिपि में विकसित हुई। इन 3 क्रमों में हम लिपि को बांट सकते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, ये आपके केवल ज्ञान के लिए आपको बताया जा रहा है। अब गुप्त काल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुप्त काल में ही ब्राह्मी का विकास शुरू हुआ। ब्राह्मी के 2 भेद हो गए, एक हो गया दक्षिणी और दूसरा हो गया उत्तरी। दक्षिणी उत्तरी में दक्षिणी हमें नहीं पढ़ना क्योंकि वो हमारी देवनागरी संबंधित नहीं है। चूंकि उत्तरी है तो उत्तरी हम पढ़ेंगे। फिर भी जानकारी के लिए हम ये जानकारी रख सकते हैं कि दक्षिणी शैली से तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपि का विकास हुआ। जो साउथ की दक्षिण की भाषाएं हैं उनकी लिपि का विकास हुआ। और जो उत्तरी शैली से देवनागरी का लिपि का विकास हुआ। तो उत्तरी शैली से गुप्त लिपि निकली, 4-5वीं सदी में निकली गुप्त लिपि निकली पहले उत्तरी शैली से। फिर गुप्त लिपि से क्या निकला? सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि भी इसको कहते हैं, वो निकली। सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि ये निकली। और ये कब निकली? 6वीं शताब्दी से। अब देखिए आपका 4-5 में गुप्त लिपि निकली, फिर यहाँ सिद्ध मातृका और कुटिल लिपि आते आते 6वीं सदी हो गई। मतलब 100 साल का अंतर आ रहा है एक लिपि को बदलने में। एक नहीं बदल गई कि आज कुछ थी कल कुछ हो गई, नहीं, समय लगता है। कोई भाषा हो चाहे लिपि हो, इनको बदलने में समय लगता है। तो सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, ये जो कुटिल लिपि थी 6वीं शताब्दी की, इससे 2 लिपि का विकास हुआ। एक तो थी नागरी, यहाँ देवनागरी लिखा है, देवनागरी तो नाम कर दिया गया, वैसे नागरी था यहाँ पर, नागरी। और दूसरा है शारदा लिपि, ठीक है, इसको अभी हम ऐसे कर देते हैं, नागरी लिपि और दूसरी थी शारदा लिपि। तो नागरी लिपि से यही हमारी देवनागरी जो लिपि हम देखते हैं वो है। और शारदा लिपि में क्या आता है? शारदा लिपि में हमारी कई भाषाएं आती हैं, जैसे आती है आपकी गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, ये सब जो भाषाएं होती हैं शारदा लिपि में लिखी जाती हैं। ये छोटा सा आपको एक डायग्राम है उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास। उत्तरी ब्राह्मी, ये उत्तरी ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि निकली उत्तरी ब्राह्मी से, समय भी लिखा हुआ है। सिद्ध मातृका लिपि, कुटिल लिपि, ये मैंने इंटरनेट से निकाला हुआ है आपको बस समझाने के लिए, ये मेरा नहीं है। जिसका क्रेडिट मेरा नहीं है मैं उसका क्रेडिट लेना भी नहीं चाहूँगी। और मैं आपको बहुत सी चीज़ें जो मुझे ऐसी लगती हैं कि किसी और
मतलब स्थान से आपके लिए बहुत अच्छी है, मैं उसको वो भी लेने का प्रयास करती हूँ कि ले लूँ, आपके लिए वो काम आएगा, क्योंकि हमें कंटेंट चाहिए, चाहे वो हमें कहीं से भी मिले। फिर है देवलिपि का नामकरण। चूंकि देवलिपि का नामकरण हमारे यूनिट में के टॉपिक में नहीं है, लेकिन हमने इसको लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जब लास्ट टाइम अभी आपका एग्जाम हुआ था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि किसने कहा। देवनागरी लिपि को लोकनागरी नाम किसने दिया? तो टॉपिक में तो हमारे था नहीं, तो हमने उस लोग बच्चों ने उस हिसाब से तैयारी कर, नामकरण की इतनी तैयारी करी नहीं थी, और करी थी तो बहुत छुटपुट करी थी कि भाई धीरेन्द्र वर्मा ने ये कह दिया और एक आध व्यक्ति ने ये कह दिया बस, पर उसको डिटेल में पूछ लिया गया था। इसलिए देवनागरी लिपि के बारे में हमें जो भी हमें तथ्य ऐसे लगेंगे कि हमारे पास हैं और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हमने उन सभी को इसमें शामिल कर लिया है। तो हम पूरे सभी मतों को पढ़ेंगे, किसने क्या क्या मत दिए नामकरण में। तो धीरेन्द्र वर्मा के मतानुसार मध्य युग में स्थापत्य कला की शैली थी नागर। जब मध्य युग चल रहा था भारत का, तो उसमें जो उनकी शैली थी वो नागर थी। तो उस स्थापत्य कला में क्या होता है, चतुर्भुज से मिलते हुए ऐसे देखिए, जैसे प है, पा में चतुर्भुज की आकार दिखती है, म में चतुर्भुज की आकार दिखती है, ग में कहीं से चतुर्भुज की आकार दिखती है, भ में दिखती है। तो इन्हीं चिन्हों की शैली विशेष रूप से नागर आधार पर इसको नागरी नाम दिया गया। ये स्थापत्य शैली थी नागर, ये स्थापत्य शैली में ऐसे शब्द थे, तो इन्हीं शैली के विशेष होने पर नागर आधार पर इसको नागरी नाम दिया, ऐसा बोल रहे हैं कौन? धीरेन्द्र वर्मा। तो ये आप धीरेन्द्र वर्मा का अगर नाम आए तो आप बस इतना याद रखिएगा, स्थापत्य कला, 3 शब्द, स्थापत्य कला और नागर, बस स्थापत्य कला और नागर, या फिर चतुर्भुज से मिलते जुलते, ये शब्द याद कर लिए। बस कुछ कुछ शब्द पॉइंट याद कर लीजिएगा, पूरी लाइन तो नहीं याद हो सकती, तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और किसने क्या कहा? फिर वर्मा जी का दूसरा मत ये भी था कि उत्तर भारत की विभिन्न जो राजधानियां हैं, वो सब राजधानियों को गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगर कहते थे। ठीक है, राजधानियों को तो तो जो नगर, या तो राजधानी को नगर कहते होंगे तो नागर पड़ गया, या तो किसी प्रसिद्ध राजधानी का नाम नागर रहा होगा, इसके आधार पे नागरी हो गया। देखिए, अब ये तो पहला वाला तो कुछ समझ में भी आ रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत सही हो सकता है, लेकिन दूसरा आधार बताइए कैसा है? बिल्कुल मतलब सही नहीं लग रहा है, तो लोगों ने इसको काल्पनिक माना। अभी हम यहाँ जो नामकरण पढ़ रहे हैं ना, ये हम नामकरण केवल इसलिए नहीं पढ़ रहे कि फलाने व्यक्ति ने ये नाम दिया, हम यहाँ ये भी पढ़ेंगे कि फलाने आदमी ने ऐसा कहा तो था लेकिन उसको माना नहीं गया, उसको माना नहीं गया तो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ लोगों ने ऐसा माना, कुछ लोगों ने ऐसा माना। हम बस इतना पढ़ेंगे कि किसने किसने क्या क्या माना। अब वर्मा जी का भाई ऊपर वाला स्थापत्य कला की शैली वाला थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, दूसरा तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो भाई वो रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर कुछ विद्वानों की मान्यता है कि पुराने समय में काशी को देवनगर नाम से जाना जाता था, देवताओं का नगर काशी को बोला जाता था। इस नगर में लिपि के उद्भव होने से इसको देवनागरी कहा गया, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, पर इसका भी खंडन किया गया। इसको खंडन कैसे किया गया कि जो काशी के निकट जब खोज हुई और उनसे प्रमाण निकले गए, तो उन प्रमाणों में इसका जो लिपि का जो उद्भव मिला वो कहीं और से मिला, तो ये तो हम मान ही नहीं सकते कि काशी से मिला होगा, अन्यत्र से क्योंकि प्रमाण हमको मिल गए। तो भारत के विभिन्न स्थानों से इस लिपि के प्रयोग के प्रमाण मिलने के बाद ये भी मत जो है वैज्ञानिक नहीं हुआ। अब कौन सा मत दिया? अब कुछ लोगों ने मत दिया कि शिक्षा का केंद्र नगर रहा है, गांव तो था नहीं, गांव तो कृषि का केंद्र था, तो शिक्षा का केंद्र नगर था, इसलिए लिपि का उद्भव नगर में हुआ और नगर से उद्भव होने के कारण उसका नाम नागरी पड़ गया। अब कुछ लोग ये भी बोलने लगे कि भाई नगर में शिक्षा होती थी और शिक्षा में लिखा जाता था, पढ़ाई होती थी, इसलिए इसको नागरी लिपि कह दिया। पर इसको भी हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा का प्रचलन था और उसका जो केंद्र था ना तो गांव में था ना तो नगर था, वो दूर कहीं वनों में रहता था। इसलिए ये भी तर्क जो दिया वो भी मतलब
संगत नहीं है, तर्क बिल्कुल भी संगत नहीं है। नगरों में शिक्षा केंद्र होने से भी इसको आधार नहीं बना सकते। अब इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्या बोला, अब नेक्स्ट मत देखिए आप यहाँ पर। नेक्स्ट मत ये है कि संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहते हैं। संस्कृत में भी नागरी लिखी जाती है, इसलिए नागरी में देव जोड़कर देवनागरी कर दिया। कुछ लोग ये बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध के, जो मैंने अभी बौद्ध धर्म का ललित विस्तार बताया था जिसमें 64 लिपियों का उल्लेख हुआ है, तो उसमें एक नाग लिपि का उल्लेख हुआ है, तो उसके नामकरण पे नागलिपि के आधार पर नागरी कर दिया गया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि बिहार में एक जगह है, बिहार में स्थित पटना का नाम कुछ समय पूर्व पहले पाटलिपुत्र और प्राचीन समय में नगर था। पटना का पहले नाम पाटलिपुत्र था और उसके पहले नगर था। तो वहां के राजा चंद्रगुप्त को आदर से लोग देव बोलते थे चंद्रगुप्त को। तो गुप्त काल में, चूंकि गुप्त काल में हमने पढ़ा, गुप्त काल में ही दो भेद हो गए उसके, उत्तरी और दक्षिणी। तो गुप्त काल में क्या हुआ, पटना में इस लिपि का प्रचलन के आधार पर चंद्रगुप्त के नाम पर देव पड़ा और पटना के नाम, पटना नगर था तो पटना का नाम नगर से समझने लगे और चंद्रगुप्त के नाम को देव नाम से उद्बोधित करते थे, इसलिए देव से नगर, देव का नगर, और देवनगर से देवनागरी हो गया, ऐसा लोगों ने कुछ कहा। तो प्राचीन काल में नागरी के प्रयोग का केंद्र पटना ही रहा, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि पटना ही रहा हो, इसलिए लोगों ने इसको भी वैज्ञानिक सिद्ध नहीं किया। ठीक है, अब आगे कुछ विद्वान कहते हैं कि इस लिपि का प्रारंभिक शुरू में उपयोग गुजरात के नागर ब्राह्मण करते थे। प्रारंभिक जो उनका प्रयोग था गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसी आधार पर नागरी नाम पड़ गया। इसका भी कोई हमें मतलब ठोस प्रमाण नहीं मिलता। फिर कुछ विद्वानों ने इसको हिंदी लिपि बोला, ये भी पूर्णतः भ्रामक है, क्योंकि भैया केवल एक ही नागरी में हिंदी लिपि बस थोड़ी ना, बहुत सारी लिपि हैं, तो हम केवल इसको हिंदी लिपि भी नहीं नाम दे सकते। दोनों भाषाओं में से हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में परस्पर संबंध तो है, परस्पर दोनों में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल एकदम से नहीं जुड़े हुए हैं। कुछ इससे उसका संबंध है। हिंदी भाषा को देवनागरी में लिखा जाता है, लेकिन केवल हिंदी भाषा ही देवनागरी में नहीं लिखी जाती है। ठीक है, अब ये भी पूर्णतः अवैज्ञानिक हो गया। अब क्या हुआ, श्री आर श्याम शास्त्री के मतानुसार भारतवर्ष धर्म प्रधान देश था। हाँ था, धर्म प्रधान देश था। तो देवों के प्रतीक के समूह को एकजुट कर देने पर देवनगर की संज्ञा दी जाती। इस आधार पर चिन्हों का चयन करके विकसित लिपि को देवनागरी लिखा गया। ये भी बहुत ठोस प्रमाण नहीं है। चलिए, अब और किसने बोला। अब ये आता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप पढ़िए फिर मैं आपको बताती हूँ। विनोबा भावे ने नागरी के लिए लोक नागरी नाम दिया। आचार्य ने इस लिपि को विशेष महत्व देने के लिए ये नाम दिया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि यह लिपि किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग या धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की लिपि है। उन्होंने इस राष्ट्र की लिपि के समकक्ष में स्वीकार कर कहा था, इसको राष्ट्रलिपि के समकक्ष में स्वीकार करके कहा था कि विभिन्न भाषियों को अपनी लिपि के साथ नागरी लिपि का भी प्रयोग करना चाहिए। आपको एमपी असिस्टेंट 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था कि लोक नागरी नाम किसने दिया, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, नामकरण के अंतर्गत इसको आपको ऐड किया हुआ है। अब हमारा अगला है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या क्या होती है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और विशेषता दोनों ये अलग अलग आपके में पॉइंट्स दिए थे, मैंने दोनों को एक कर दिया है, क्योंकि हम लगे हाथ इसमें वैज्ञानिकता और विशेषता दोनों पढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिकता ही उसकी विशेषता है जो उसको दूसरे भाषाओं से अलग करती है। ठीक है, तो वैज्ञानिकता और विशेषता हम दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि है। ठीक है, ध्वनियों से संबंधित है देवनागरी लिपि। हर मतलब क्या होता है ध्वन्य से, कि एक ध्वनि के लिए एक अक्षर है, हर एक ध्वनि के लिए हर एक अक्षर है। अब इसमें क्या होता है, इस लिपि में शिरोरेखा होती है।
और आपको ऐसी बहुत रेयर ही भाषा लिपि मिलेगी जिसमें शिरोरेखा होती है। और शिरोरेखा का क्या फायदा होता है, क्या विशेषता होती है? अगर हम किसी शब्द के ऊपर शिरोरेखा लगा देते हैं तो वह उस शब्द की अर्थ और पूर्णता दोनों प्रदान करती है। अब जैसे हमने मेल खाता है ये शब्द अगर लिखा है, मेल खाता है, तो हमने म में और ला में दोनों में मात्रा लगा दी तो हम इसको मेल पढ़ते हैं। अगर इसमें शिरोरेखा नहीं होती तो हम इसको में और ला ऐसे पढ़ते। खाता में अगर शिरोरेखा नहीं होती तो हम इसको पढ़ते खा, फिर हम थोड़ी देर बाद इसको पढ़ते ता। तो शिरोरेखा जो होती है वो पूर्णता और अर्थ भी प्रदान करती है हिंदी के लिए। फिर क्या होता है, इसमें सर्वप्रथम स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं। कैसे स्वर और व्यंजन आते हैं? जब आप बोलेंगे ना, अपना मुंह खोलेंगे, अ अ आ ई उ, तो पहले जो हमारा क्रम आता है, वैज्ञानिक रूप से भी ये देखा गया है कि पहले हमारे जो संरचना है वो पहले स्वर आती है, फिर आता है क फिर हमारा कंठ से निकलता है, क मतलब कंठ ध्वनि है। फिर आता है तालव्य, फिर हमारा आगे आता है तालु। मतलब क्रम कैसे चलता है, यहाँ से ऐसे 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 आता जाता है, एक क्रम से चलता है। पहले स्वर से आता है, फिर कंठ से आता है, फिर तालु से आता है, फिर मूर्धा से आता है। ऐसे करते करते एक बढ़ता है। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ आ रहा, कभी के आ रहा, कभी एल आ रहा, कभी ओ आ रहा, कभी ए बी सी डी, कहीं भी कुछ भी आ रहा है, ऐसा नहीं आता। हमारा एक क्रम से आता है। अगर हमारी वर्णमाला देखी जाए तो हमारी वर्णमाला क्रम से आता है। देवनागरी लिपि में हर वर्ण के लिए एक अलग चिन्ह है, हर वर्ण के लिए अलग चिन्ह है। च के लिए अलग है, छ के लिए अलग है, ज के लिए अलग है, झ के लिए अलग है। लेकिन अगर हमको इंग्लिश में च लिखना हो तो हम लिखेंगे सी और एच, सी अलग एच अलग। और अगर हमें छ लिखना होगा तो सी एच एच, तीन तीन वर्ण लिखने पड़ेंगे। इसी तरह से हमें अगर ज लिखना है तो हमें जे लिखना पड़ेगा, और अगर झ लिखना है तो जे एच एच लिखना पड़ेगा। तो हमारे लिपि में क्या है कि भाई एक वर्ण के लिए एक चिन्ह है, च के लिए अलग है, छ के लिए अलग है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। देवनागरी में लिखे गए शब्दों का उच्चारण केवल वही होता है। जैसे हमारे में अगर छोटी ई लिखी है तो छोटी ई से को हम हर जगह ई, छोटी ई ही पढ़ेंगे। जैसे इसी या इसलिए या इक्का या क्या कहते हैं, इनाम, या क्या और क्या हो सकता है, ई से हो जाता है इसको। तो हम हर जगह उसको, अगर ई छोटी ई लिखी है, अगर हमारे हिंदी वर्णमाला की ई कहीं भी लिखी है, ये छोटी ई, ये तो हम उसको हर जगह ई ही पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, ई फॉर एलिफेंट भी होता है, ये आपका ई फॉर एलिफेंट भी होता है, ई फॉर एग भी होता है, ई फॉर ईस्ट भी होता है, ई फॉर ईगल भी होता है, और ई फॉर यूरोप भी होता है। अब यूरोप तो बहुत ही, यूरोप की स्पेलिंग क्या होती है? यूरोप की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, ये यूरोप की ई से शुरू होती है। तो ये हमारी एक विशेषता है और वैज्ञानिकता भी है कि भाई हमारे लिए जो शब्दों का हम जो उच्चारण कर रहे हैं वही हम लिखते भी हैं। हम ये नहीं कि ईस्ट, ई से ईस्ट भी शुरू हो रहा, एग भी, यहाँ एडी का आ रहा है, यहाँ ई का आ रहा है ना। तो हमारे में तो ऐसा नहीं होता। अब नेक्स्ट क्या है कि देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होने पर समय, स्थान और श्रम की बचत होती है। अब कैसे समय, स्थान और श्रम की बचत होती है? जैसे हमको लिखना अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखना है तो इसमें देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है, और हमारे इसमें कितने हैं, 1 2 3 ही अक्षर है, बस मात्राएं बस लगी हैं। तो देखिए इस स्थान को अगर हम देखें, इस स्थान ने कितनी जगह ली और इस स्थान ने कितनी जगह ली, अपेक्षाकृत देवनागरी लिपि में कम स्थान लगा है ना। ये भी एक वैज्ञानिकता हो गई। अब अगला हमारा क्या है कि जो वर्णों का वर्गीकरण है लिपि के, हम देवनागरी लिपि का, वो वैज्ञानिक ढंग से किया गया है, क्योंकि जो हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। अगर यू का उच्चारण, अगर ऊ का, अगर हम हिंदी में ऊ का उच्चारण हम कहीं करते हैं तो अगर ऊ हमारा शब्दों के बीच में भी आता तो वो भी उसका मतलब ऊ ही रहेगा।
अगर कहीं प्रथम में आ रहा तो भी ऊ रहेगा, और कहीं बाद में आ रहा है तो भी ऊ ही रहेगा। जैसे अगर हम पढ़ेंगे पूंछ, तो प ऊ और छ, तो हम उसका जो शब्द ध्वनि रहेगी वो ऊ की ही रहेगी। और अगर आगे हुई ऊ लग रहा है स्वर के रूप में तो उसका तो हम ऊ ही पढ़ेंगे। और अगर पीछे लग रहा है पकाऊ, ऊ आ रहा तो भी हम उसको ऊ ही पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, अगर यू का उच्चारण ऊ है तो यहाँ तो ऊ रहेगा, पर कहीं कहीं उसका अ भी उच्चारण हो सकता है। जैसे पुट में अगर PUT लिखा तो पुट ऊ पढ़ते हैं उच्चारण में, पर अगर यही यू अगर फ्रंट में पहले लगा हो गया तो अ पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे, अ। तो इसमें भी एक कंफ्यूजन है। और क्या हिंदी देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, जैसे ये शब्द हो गया प्र, क्ष, त्र, ज्ञ, ये जो व्यंजन है ना, इनको लिखने समय की बचत होती है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे अंग्रेजी में अगर हमको ये क्षत्रिय वाला श लिखना हो तो इसके लिए 3 वर्ण लिखने पड़ेंगे, पर देवनागरी लिपि में हमको एक ही अक्षर लिखना पड़ेगा। अगर हमको अंग्रेजी में क्ष लिखना हो तो KSH लिखना पड़ेगा हमको, लेकिन देवनागरी लिपि में हमें केवल एक श बस लिखना होगा। तो ये भी हमारी एक विशेषता है। और लगभग विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसकी ध्वनि देवनागरी लिपि में ना हो। और जो मान लीजिए नहीं भी है, तो जब हम देवनागरी लिपि का मानकीकरण करते हैं तो उससे हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे अब हमारे जो भाषा है, हमारी जो लिपि है, उसमें जो अंग्रेजी के जो अंग्रेजी का जो फ है उस ये जो ये वाला नुक्ता वाला फ है, ये जो मुस्लिम शासक थे उनके समय कुछ शब्द आए, उन शब्द को तो हमने हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके साथ हमने शब्दों को जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके साथ हमें देवनागरी लिपि में उसका स्थान चाहिए था। इसलिए हमने ये जो फ है, ये तो ज है, ये तो क है, हलंत, ये वाले नुक्ते वाले, इनको भी हमने मानकीकरण के अंतर्गत इनको भी हमने जोड़ना शुरू कर दिया है। और ये डॉक्टर में वो लगता है, ये वाला ऐसा लगता है डॉक्टर में, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसे धीरे धीरे मानकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा मानकीकरण के द्वारा हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हमारी इसमें और क्या विशेषता है कि प्रत्येक ध्वनि की अपनी मात्रा रहती है। मात्रा इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। मात्रा, 1 सेकेंड, मैसेज कर दो। तो सॉरी, मात्रा व्यवस्था इस लिपि की विशेषता है। प्रत्येक ध्वनि की अपनी मात्रा होती है। जैसे अगर हम एक शब्द है जिसका है देवनागरी। अब देवनागरी को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी, फिर लिखेंगे उसकी मात्रा ई, फिर लिखेंगे वी, फिर एन, फिर एन की मात्रा ए, फिर जी, फिर उसकी मात्रा ए, फिर आर, फिर उसके बाद आई, ऐसे लिखेंगे। लेकिन हिंदी में हम क्या करते हैं, मात्रा लगा देते हैं। लिपि में, देवनागरी लिपि में हम क्या करते हैं, मात्रा लगा देते हैं। यदि हम मात्रा न लगाते तो हम कैसे लिखते देवनागरी, जैसे इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में अगर हम, जैसे ये लिखा है इंग्लिश में, अगर हिंदी में हम लिखते तो ये हमको इतना बड़ा लिखना पड़ता, इतना बड़ा हिंदी में हमको लिखना पड़ता। अगर हम देवनागरी, जैसे इंग्लिश में रोमन लिपि में लिखा है ना, अगर हम हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते तो ऐसा लिखना पड़ता। लेकिन हमारे पास मात्रा की व्यवस्था है, इसलिए हम इतने छोटे से शब्द में भी हमने इसको कवर कर लिया। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी खासियत है कि इसकी अपनी स्वयं की, हर ध्वनि की अपनी मात्रा है। बड़ा आ की अपनी मात्रा, छोटा ऊ की अपनी मात्रा, बड़ी की अपनी मात्रा, ओ की अपनी मात्रा है। तो हम उसको लगा के समय और जगह, स्थान सब कुछ कम कर सकते हैं। और इस लिपि की विशेषता है कि इसको लिखना सीखना भी आसान है, क्योंकि कुछ लोग मानते नहीं है, लेकिन है, इस बहुत कठिन नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे तो सीख सकता है। बहुत से विदेशी लोग हैं जो भारतीय लिपि, हमारी देवनागरी लिपि को सीख रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उस पर शोध कर रहे हैं। चलिए, जो लोगों को प्रॉब्लम है वो भी हम देख लेते हैं, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या दोष है, क्या क्या कमियां हैं, लोगों को क्या क्या कमी लगती है। लोग कहते हैं कि इसकी संरचना की जटिल है, इसकी जो संरचना है इनके अक्षरों की वो जटिल बतलाई जाती है। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी भी लिपि देवनागरी है
और मैं तो उसको पूरा ही प्रोत्साहन देती हूँ पूरी। अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी चाहेगा सीखना तो सीख सकता है। अब चूंकि अगर हमें ये पहले रहता कि हमें हिंदी ही भाषा हिंदी ही देवनागरी लिपि ही पढ़नी है तो लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते। अब लोग फोकस करते हैं अंग्रेजी पे, इसलिए उनको ये कठिन लगती है। अगर कंपेयर करते हैं तो कठिन लगती है, वरना इतनी कठिन है नहीं जितना लोगों ने बना दिया है। जब लोग पढ़ेंगे ही नहीं, उसको सीखने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो उनको कठिन ही लगेगी। पर चूंकि कुछ जो विद्वानों की मत है वो हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि कुछ विद्वान क्या कहते हैं। कहते हैं कि इसका जो वर्ण है, इसकी मतलब जो बनावट है, वर्णमाला बहुत लंबी है इसके वर्णमाला। इसमें द्वित्व वर्ण है जो मतलब दो बोध करवाते हैं। मुद्रण में कठिनाई होती है क्योंकि उसके 400 से भी अधिक टाइप है, फॉन्ट है। खा जैसे खा लिखा रहता है तो उसमें र और वा के छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे बच्चे जब लिखते हैं ना, उनसे बोलो खा लिखने को तो ऐसा लिखेंगे, रा ऐसे लिखेंगे, वो बता नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम उनको सलीके से सिखाएं कि ये जो ये रहता है इसको यहाँ से आप जोड़ दो, ये यहाँ से जोड़ दो तो ये खा बन जाता है। और रा को जब लिखा जाता है तो अलग अलग लिखा जाता है, वाह और रा को लिखा जाता है तो अलग अलग लिखा जाता है। लेकिन अगर हम खा को लिखते हैं तो इसके साथ इसको जोड़ के लिखते हैं। हाँ, तो क्या समस्या है विद्वानों को कि ख जैसे अक्षरों में र और वा का बोध होता है, ध में घ इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, म और भा का भ्रम हो जाता है। और क्या समस्या है, अनुस्वार और अनुनासिक स्वरों में चंद्र बिंदु में कहाँ क्या लगाना ये समझ में नहीं आता। इंगा और इया, यहाँ इया लिखा था, इंगा और इया में कंफ्यूजन हो जाता है कि इया मतलब कहाँ लगाएं, कब लगाएं, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका मतलब भ्रम होता है। अब बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं किसको चाहिए, किसको, तो किसको हम बोलते क बोलते हैं, फिर बोलते हैं क या का, एक सेकेंड, किसको चाहिए तो की, की, का के बाद ई आता है, का के बाद ई आता तब बोलता की होता है। लेकिन जब हम मात्रा लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, आगे पहले मात्रा लगाते हैं, बाद में हम लिखते हैं का, बाद में हम लिखते हैं का, यहाँ ये ऐसा लिखते हैं हम यहाँ पर। तो लोग कहते हैं कि भाई ई की मात्रा पहले लगती है लेकिन उच्चारण बाद में होता है, ऐसा कैसी लिपि है ये। कुछ लोग कहते हैं कि इस लिपि में मात्राएं चारों ओर लगती हैं, पहले कहीं आगे लगती हैं, कहीं पीछे लगती हैं, कहीं नीचे लगती हैं, कहीं ऊपर लिखती हैं। तो इससे भैया जल्दी लिखने में बहुत असुविधा होती है और ये अवैज्ञानिक भी लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण के लिए एक से अधिक संकेत का प्रयोग करते हैं। जैसे अब र उच्चारण है तो र के लिए हम रचा भी ऐसे लिखते हैं, क्रम ऐसे लिखते हैं, र के लिए पर्व के लिए ऊपर रेफ लगा दे, ट्रक के लिए नीचे लगा देते, कृष्ण के लिए नीचे ऐसे लगा देते, तो लोगों को इससे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि ये दोष है। और कई विद्वान ये कहते हैं कि जो ये छोटा छोटा ऋषि होता है, एक बड़ा ऋषि भी होता है, र होता है, श होता है, ये षटकोण वाला श होता है, इन आदि अक्षरों का ना लोग सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो ये भी इसका एक दोष है। तो ऐसे विद्वानों ने दोष बनाया है, लेकिन बहुत देवनागरी लिपि का बहुत मानकीकरण किया गया है, बहुत सी दोषों को दूर किया गया है और आगे भी इनको दोषों को दूर कर लिया जाएगा। पर उसके लिए ये नहीं है कि हम देवनागरी लिपि लिखना छोड़ दें, सीखना छोड़ दें और उसको प्रोत्साहित करना छोड़ दें, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक जो कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा देवनागरी लिपि का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, क्वेश्चन 1-2 आते हैं, वो मैं आपको अब जब एमसीक्यूज की एक वीडियो अगला बनाऊंगी उसमें आपको पूरा बता दूंगी किस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। और अगर आपने मेहरा क्लासेस ऐप को मतलब इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल करिए, क्लासेस को देखिए, आपको जो भी डाउट्स हो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मोबाइल नंबर दिया हुआ है सर का, आप सर को कॉल कीजिए, सर आपको पूरी तरह से आपकी जो भी शंकाएं हैं उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जब आपको चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको नोट्स चाहिए हैं, आपको पूरा सिलेबस का नोट्स मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, पर उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। तो इसके साथ ही आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।